हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं भौतिक विज्ञान के एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम के बारे में जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ पेपर में कई बार आ चुका है और पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। और इंटरमीडिएट की बुक का पहला चैप्टर विद्युत का पहला डेरिवेशन है कूलॉम्स का नियम। तो हम लोग बात करते हैं कूलॉम्स का नियम। ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट भी है। हम लोग बात करते हैं कूलॉम के नियम के बारे में। तो ये जो कूलॉम का नियम है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कूलॉम के बारे में। कूलॉम जो थे ये फ्रांस के थे, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इनका जो नाम था, पूरा नाम कूलॉम का था चार्ल्स एंगस्टीन डी कूलॉम। तो अब इनका जो नाम है चार्ल्स एंगस्टीन डी कूलॉम, फ्रांस के थे। इन्होंने 1785 ईस्वी में वैद्युत आवेश के लिए नियम दिया। अब वैद्युत आवेश के बारे में क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वैद्युत आवेश के बारे में आप लोग को जानकारी है ही, हमको इस पर डिस्कशन नहीं करना है। मेन हमको आज जो डिस्कशन करना है वो कूलॉम्स के नियम के बारे में। काफी स्टूडेंट कहते रहते हैं कि सर हमको फिजिक्स नहीं समझ में आती है, तो आप परेशान ना होइए। फिजिक्स में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये है कि थोड़ा से आपको देखना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। तो हम लोग बात करते हैं, हम आपको यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाएंगे नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, पढ़ाएंगे नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा। आप पढ़ते हो भूल जाते हो, आप सीख लोगे, अभी कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमेशा याद रहेगा। तो चलिए कूलॉम के नियम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो हमने 2-3 पॉइंट बताया। सबसे पहले कूलॉम फ्रांस के वैज्ञानिक थे, इसलिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक कहा गया। कूलॉम का नियम है चार्ल्स एंगस्टीन डी कूलॉम, इनका पूरा नाम है। इन्होंने 1785 ईस्वी में विद्युत आवेश के लिए नियम दिया। तो इन्होंने क्या नियम दिया, फटाफट हम लोग देखते हैं कि कूलॉम का नियम है क्या। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके स्टेटमेंट के बारे में कि इन्होंने बताया क्या था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने 2 बिंदु आवेश लिया था। ये देखिए, पहला जो आवेश इन्होंने लिया था Q1, दूसरा आवेश लिया था Q2, और इस Q1 और Q2 को सेपरेट किया था R डिस्टेंस पर। यानी Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है वो R है। इसको कहीं पर भी किसी भी माध्यम में रखा जा सकता है, निर्वात में भी रख सकते हैं, वायु में रख सकते हैं, या किसी और माध्यम में रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो Q1 Q2 है इसको बिंदु आवेश बोलते हैं। बिंदु आवेश क्या होता है, काफी स्टूडेंट के दिमाग में ये होता है बिंदु आवेश का मतलब कि यहाँ बिंदु है और यहाँ आवेश लिख दिया, बिंदु आवेश हुआ। गलत। बिंदु आवेश क्या होता है कि अगर कोई आवेश उनके बीच की डिस्टेंस यानी दूरी की तुलना में कम हो, नगण्य हो, यानी दूरी बहुत ज्यादा हो, आवेश बिल्कुल छोटा सा नन्हा मुन्ना हो, तो समझ लेना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश बोलते हैं। अब ये जो बिंदु आवेश है इसको सेपरेट कर दिया गया R डिस्टेंस में। जब R डिस्टेंस में सेपरेट कर दिया गया तो कूलॉम ने कहा था कि अगर 2 बिंदु आवेश होंगे, 2 लोग होंगे, तो दोनों के बीच में बल लगेगा। अब वो आवेश मैटर नहीं करता है कि वो कितनी दूरी पर है, कम दूरी हो सकता है, ज्यादा भी दूरी हो सकता है। तो ये जो Q1 Q2 है, R डिस्टेंस है, R का मतलब हमको पता नहीं कितनी डिस्टेंस है, इनके बीच में एक बल लगेगा। ये जो बल है ये वैद्युत बल है, ये जो बल है ये वैद्युत बल है, ये वैद्युत बल है। और ये जो वैद्युत बल है ये 2 प्रकार का बल होता है। वैद्युत बल या तो प्रतिकर्षण होगा, या तो प्रतिकर्षण बल होगा, या तो ये आकर्षण बल होगा। यानी कहने का मतलब कि या ये आवेशों को प्रतिकर्षित करेगा या ये आवेशों को आकर्षित करेगा, रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा। तो ये हमारा वैद्युत बल है। तो कूलॉम ने क्या बताया, कूलॉम ने 2 बात बताई। पहली बात इन्होंने बताई कूलॉम ने कि ये जो आवेश हैं इनके बीच में जो बल कार्य करेगा ये बल समानुपाती होगा इनके आवेशों के गुणनफल के। जी हाँ, इन्होंने कहा कि जो इन आवेशों के बीच में बल लगेगा, ये Q1 Q2 बल है, Q1 Q2
आवेश है, इनके बीच में जो बल लग रहा है वो जो बल है वो F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा Q1 Q2 के। यानी कहने का मतलब कि अगर हमारा आवेश बढ़ेगा तो जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे बल भी बढ़ेगा। आवेश इतना छोटा बल भी इतना छोटा, आवेश बहुत बड़ा इतना बड़ा तो बल भी बहुत बड़ा लगेगा। तो ये जो बल है ये डिपेंड करता है आवेशों के गुणनफल पर। जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा गुणनफल होगा बल भी उतना ज्यादा लगेगा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि इनके बीच में जो बल लगेगा, आवेशों के बीच में जो बल लगेगा वो इनकी बीच की दूरी के जितनी दूरी हमने इनके बीच की दूरी लिया था r, तो इन्होंने कहा था कि जो बल लगेगा वो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर दूरी ज्यादा होगी तो बल कम लगेगा, दूरी कम होगी तो बल ज्यादा लगेगा। इसका अगर हम कंबाइन फॉर्म में अगर स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो इनका स्टेटमेंट क्या है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, एक बिंदु आवेश यहाँ एक बिंदु आवेश यहाँ, तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा है कूलाम के नियम का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तो आपको याद हो गया होगा, फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। Q1 Q2 अब ये है बिंदु आवेश, तो इनके बीच में जो बल लगेगा तो हम बोलेंगे कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हुआ स्टेटमेंट। चलिए हम लोग फटाफट कूलाम के नियम का निगमन कर लेते हैं कि कूलाम के नियम का जो है वो डेरिवेशन है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। इसको हम लोग कंबाइन करते हैं तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से हम प्राप्त करते हैं। देखो हम क्या प्राप्त करेंगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अंश में है तो Q1 Q2 को भैया हमने अंश में लिख दिया, आर स्क्वायर हर में हमने लिख दिया। तो F इक्वल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब कि इसको हटाएंगे तो इसको हटाने के लिए कुछ ना कुछ नियतांक का इस्तेमाल किया जाता है। कूलाम ने इसको हटाने के लिए एक इस्तेमाल किया नियतांक का के फॉर समझ लेना कांस्टेंट है, तो यहां से k का इस्तेमाल किया। अब यहां से ये हट गया, इक्वल लग गया, तो यहां से कितना हुआ Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम हुआ, बहुत छोटा सा निगमन है। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो K है इसको हम लोग बोलते हैं समानुपाती नियतांक बोलते हैं या अनुक्रमानुपाती नियतांक बोलते हैं, या कहीं कहीं पर आप बुक में देखे होंगे इसको कूलाम नियतांक के नाम से जाना जाता है। अब ये जो कूलाम नियम है, ये जो कूलाम का जो कांस्टेंट है, इसको जब प्रायोगिक रूप से इसका जब मान निकाला गया यानी इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली गई तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इस के की वैल्यू निकाली गई, एक्सपेरिमेंटल तो आया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो अब जब कूलाम स्क्वायर आया तो इसके बाद अब हम यहाँ देखते हैं, अगर के की वैल्यू यहाँ भर दें तो 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि ये बल है तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ये आ गया आपका कूलाम का नियम। अब थोड़ा से यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, ये 9 × 10⁹ जैसे हमने लिखा तो ऐसा लग रहा है कि कुछ गणित के फॉर्म में लिखा है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। तो वैज्ञानिकों ने इसको क्या किया कि अपनी सुविधा के लिए एक नियतांक का इस्तेमाल किया और उस नियतांक का मान लगभग 9 × 10⁹ आता है। तो वो जो नियतांक था इसको अपनी सुविधा के लिए 9 × 10⁹ इक्वल टू लिखा गया 1/4πε0। 9 × 10⁹ इक्वल टू 1/4πε0। जब इसकी वैल्यू पाई का मान ε0 का मान भरते हैं तो लगभग इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आती है 9 × 10⁹ आती है। अब इसको यहाँ पर भर देते हैं, जैसे हम इसको यहाँ पर भर देते हैं तो हमारा जो फार्मूला मिलता है F इक्वल टू मिला 1/4π
अपसाइलन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और ये है बल का मात्रक न्यूटन। देखिए कितना जल्दी से आ गया कूलाम का नियम। एक चीज यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जो अपसाइलन नॉट है ना, अपसाइलन नॉट को हम लोग बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात या वायु माध्यम की वैद्युतशीलता बोलते हैं। और इसका जो मान होता है आप याद कर लेना, 8.85 गुणित 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, तो अब अगर आपसे कोई कूलाम का नियम पूछेगा तो आप फटाफट इतना जल्दी मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट के अंदर आप कर लोगे कूलाम का नियम है क्या। फाइनली कूलाम के नियम का जो मेन फार्मूला है वो है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, इसका मात्रक न्यूटन है। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता है या इसकी जो वैल्यू होती है वो इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे, उसका नाम है गॉस की प्रमेय, जो कि बोर्ड के पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो कल हम लोग गॉस की प्रमेय का निर्माण करेंगे, गॉस की प्रमेय है क्या इसके बारे में सीखेंगे। थैंक यू।